Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR Net channel. So this is the class, especially a regular class जिसमें है हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट CSIR एग्ज़ाम का। देखिए CSIR एग्ज़ाम में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में हमें चूज़ करना होता है कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि कौन कौन से हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप। सो दैट मीन्स जब हमें ये पता लग गया कि हमारा जो टॉपिक है ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो उस टॉपिक पे हमें मेन फोकस करना होता है कि उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज आपके पास। कौन सा? कॉम्प्लेक्स पेपर, कॉम्प्लेक्स की बुक से, और स्पेशली लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्या तरीके हैं लिमिट को चेक करने के लिए और क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रिकॉशनेबल रखनी चाहिए हमें, और इसको हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। फॉर्मली क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर गिवन है। मैं पहले अपने बताना चाहूँगा आपको मैं अपनी अदर क्लासेस के बारे में। अदर क्लासेस जैसे कि रेगुलर क्लास जिसमें आप अभी हम हैं। अभी जो रेगुलर क्लास के अंदर हम हैं, एग्जैक्टली आप देख रहे हैं, ये जनरली 7 PM पे होती है। कभी कभी इस क्लास को हम जो है 5 PM पे भी ले लेते हैं। नो मैटर, आप इसके लिए परेशान मत हो, बट दिस इज अ रेगुलर एंड मंडे टू फ्राइडे। ओके, प्लेटफॉर्म क्या है? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। इन द सिमिलर फैशन वी हैव अ सुपर क्वेश्चन सीरीज। क्या होता है भाई सुपर क्वेश्चन सीरीज में? जस्ट आई एम ट्राई टू डेवलप द थॉट। एग्जैक्टली पर्पज इज दैट वन कि भाई कैसे, अब जैसे कि सुपर क्वेश्चन सीरीज बोल दिया आपने, जैसे कि मैं ये सोचूंगा वहां पर कि भाई सुपर क्वेश्चन सीरीज में मैं क्या दूं आप लोगों को जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो। दैट मीन्स वो क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन जिनके अंदर कोई ट्रिक छुपी हुई है या टेक्निक है या जिस पॉइंट पर हमें प्रिकॉशन रखनी है, हर ऑप्शन को डिस्कस किया जाता है सुपर क्वेश्चन सीरीज में। तो ये कब होती है सर? ये होती है 12 बजे एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। कहाँ पर? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, ठीक है ना। इसके बाद मेरी स्पेशल क्लास भी होती है। स्पेशल क्लास कहाँ होती है? वो होती है अन अकेडमी पे। अन अकेडमी, राइट। सो उस स्पेशल क्लास के लिए और एवरीडे होती है 9:30 PM पे। उसमें कोई मंडे टू फ्राइडे नहीं है, एवरीडे है स्पेशल क्लास। व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू फॉर दिस? आप लोगों को अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है अपने मोबाइल में, और उस पर आप फ्रीली देख सकते हो। दिस इज ऑल्सो द फ्री, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीली एक्सेसिबल है, ठीक है। 9:30 पे एवरी डे होती है, और दिन में भी कभी ले लेता हूँ। तो आप फॉलो वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी कोई भी वीडियो या कुछ भी मेरा अगर मैं भेजता हूँ, लेक्चर करता हूँ, तो दैट मीन्स आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ देन द प्लस क्लास। सर लास्ट में लिखा है आपने प्लस क्लास, इससे क्या मतलब है भाई? प्लस क्लासेस 22 तारीख से शुरू हो चुकी हैं। उसमें फाउंडेशन कोर्स जो है हमारा वो भी कंप्लीट होने वाला है। दैट मीन्स हमने उसमें लर्न कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक्स को, ठीक है। सो बिल्कुल बेसिक बना चुके हैं और जस्ट मूव कर जाएंगे हम अलजेब्रा के हायर कंसेप्ट्स पे। तो प्लस क्लासेस के लिए आपको लेना होता है सब्सक्रिप्शन। सर क्या प्रोसेस है? चलिए उस प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यू हैव टू इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप। अन अकेडमी लर्निंग ऐप। जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर में गए मोबाइल के, तो आप ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप लिखिएगा, उसके अंदर एक ऐप आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस। After that, you have to go to the net category examination. As you will reach to this place, what happened? You have to go to the CSIR UGC net category. जैसे इस बटन पे आपने क्लिक किया, you will get this window, और जिस पे लिखा होगा क्रैक CSIR net with the India's largest platform, learning platform. भाई आप देख ही रहे हैं, नाम लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये कितना बड़ा लार्ज प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। कैसे प्लेटफॉर्म है इसको भी मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या क्लिक करना होगा? गेट सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे की तरफ दिया हुआ होगा, आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर, जिसमें डिस्कस किया गया है मंथ वाइज, यानी कि आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको कितना पेमेंट उसके लिए करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए। 12 मंथ के लिए दैट इज मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे बेस्ट होता है कि इसको हम ले लें। 12 मंथ तो हमें लेना ही लेना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। जो थोड़ी तैयारी में होता है उनके लिए होता है, जो कुछ ज़्यादा तैयारी में होता है उन लोगों को 6 मंथ का लेना चाहिए। और जो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, भाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट वगैरह लगाने, तो वो आप 3 मंथ का ले सकते हैं जी, ठीक है।
24 मंथ का एमएससी वाले स्टूडेंटों के लिए होता है कि एमएससी फर्स्ट ईयर में है तो वो बिल्कुल ले लो, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सबसे ज़्यादा फायदा एमएससी वाले स्टूडेंट को ही होता है, मैं आपको बताऊं। वो उस समय ध्यान उनके मन में क्या रहता है कि नहीं भाई अभी तो हम एमएससी में हैं, हमारे पास तो बहुत टाइम है, हमें तो चीज़ समझ में नहीं आएगी। नहीं, हमें देखने से बहुत कुछ समझ में आता है, यही फैक्ट है। चलिए ये तो बात रही फिर इनकी डिटेल की, जैसे कि 12 मंथ वाला लेते हैं तो आप 11,550 रुपये दिए हुए हैं इसके नीचे आप। ओके, और अगर आप 24 मंथ का लेते हैं 16,800 रुपये दिए हुए हैं, और 6 महीने का लेते हैं आप तो 9,450 रुपये। देखा जाए तो जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ रहे हैं ना, पैसे घट रहे हैं, तो बेनिफिशियबल यही है कि ज़्यादा मंथ का ले लो, पैसे तो कोई ज़्यादा नहीं लगे ना, डिफरेंस बहुत कम आ जाता है। एक तो ये एडवांटेज। क्या और भी हमें बेनिफिट मिल सकता है? यस, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है अमित एस 10। अगर किसी को न समझ में आ रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अमित एस 10, यानी कि 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। इस पर आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट। सो दिस मीन्स 10% डिस्काउंट लेने के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो। सो दैट इज ए गुड थिंग फॉर यू। सो दैट मीन्स ये लिखा हुआ है, यानी कि जो 11,550 रुपये का था वो 10,395 रुपये में आपको मिल जाएगा। दैट इज ए वन थिंग जो कि बेनिफिशियल है आपके पास अमित एस 10 को यूज करने से मिल सकता है बेनिफिट। और क्या बेनिफिट है सर, ये भी जान लीजिए। मैं और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से हमें ये फायदा होता है कि हम सारे एजुकेटर्स की क्लास एक्सेस कर सकते हैं। बहुत नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं यहाँ पर, उन सभी की क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो, पहली बात। दूसरा क्या बेनिफिट है? पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। डाउट सेशंस होते हैं तो डाउट्स भी हम क्लियर कर सकते हैं। और क्या होता है सर, और हम बताएं भाई आपको, CSIR नेट में जो आने वाले क्वेश्चन है टेंटेटिव, उसके लिए भी हम आपको असाइनमेंट बना के देते हैं कि ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है इस बार, प्रोडक्शन टाइप का। और जो ओल्ड पेपर है उनको भी डिस्कस किया जाता है। सो दैट मीन्स ये सभी आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सभी के लिए कर सकते हो, तो ये बहुत ही बेस्ट है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, आप जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है, सो दैट आप इन टाइम सारा कुछ गेन कर सकें। तो चलिए मूव करते हैं अब हम जिसके लिए यहाँ हैं, कंसेप्ट को जानने के लिए। द कंसेप्ट इज द लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। आप सभी जानते होंगे फंक्शन किसे कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन W इज इक्वल टू एफ जेड। अब रियल में क्या होता था, एफ एक्स, यानी एक्स का फंक्शन था। अब किसका है ये, जेड, और जेड क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। हम सभी जानते हैं, यानी कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी, where A belongs in A and B both belongs in the set of real number. A belongs in the set of real number and B also belongs in the set of the real number. A also belongs in the set of real number and B also belongs in the set of real number. यानी कि कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसे हम कह देंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इन नंबर्स के ऊपर हमने जो फंक्शन बनाया उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। सो इसको डिनोट किया हमने W से, W इज इक्वल टू एफ जेड। तो ये तो बात हुई हमारी फंक्शन की। हमें ये भी मालूम लग गया पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमें उसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, यानी कि पोलर फॉर्म क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें निकालने आ गई थी, हमें रूट्स भी निकालने आ गया था, रूट ऑफ यूनिटी भी निकालने आ गया था। अब लेकिन आज का टारगेट है, हम जब हमने फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लिया, भाई हम लिमिट कैसे चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ छोटा सा ओवरव्यू दूंगा कि लिमिट्स को हम कैसे देखते थे। आप नोटिस कीजिएगा, पहले हम रियल में बात करते हैं, वी विल टॉक इन द रियल, देन वी विल जंप ऑन द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। आप ये देखिए रियल के अंदर हम क्या करते थे। रियल के अंदर व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन, हमारे पास सिंपली एक रियल लाइन थी। ओके, दिस इज द रियल लाइन, ठीक है। और हमने कहा कि हम, ये कोई पॉइंट ए है, हम कहते थे x इज स्टैंडिंग टू ए, राइट। जैसे जैसे x ए की तरफ पहुंच रहा है, आपका जो है फंक्शन पहुंच रहा है, फंक्शन एफ एक्स इज स्टैंडिंग टू द एल। ओके, फंक्शन क्या था हमारा, इमेज, या हमारी जो y एक्सिस थी, y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। इस पे हम बोलते थे, हमने कहा कि दिस इज ए नंबर l। ओके, सो जैसे जैसे आप इसके पास पहुंचे, कितने वे थे आपके पास, दो वे सिर्फ, या तो आप इधर से आ सकते थे या इधर से आ सकते थे। सो आपने कहा कि हमारे पास एक नेबरहुड बना देते हैं हम, a माइनस एप्सिलॉन, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। जैसे जैसे आप यहाँ पहुंचोगे, दैट मीन्स व्हाट हैपन अकॉर्डिंगली और रेस्पेक्टिवली, मैं एग्जैक्टली आपको ये बना देता हूँ। दैट मीन्स फंक्शंस की वैल्यू, जैसे जैसे आप ए के पास पहुंचे, आप लेफ्ट साइड से इधर आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है तो एल के पास पहुंचेगी, और इधर से आपके पास इसके पास पहुंचेगी। दिस डिस्टेंस इज द एप्सिलॉन एंड दिस डिस्टेंस वाज द एप्सिलॉन, यानी कि ये क्या था, दिस वाज द एल माइनस एप्सिलॉन एंड दैट वाज द एल प्लस एप्सिलॉन। ओके,
सो दैट मीन्स सारा वर्क क्या था, इन स्ट्रिप के बीच में ही रहना था। जैसे जैसे आप लेफ्ट से गए सो लेफ्ट से वैल्यूज के पास पहुंच रही है, राइट से पहुंचे तो राइट से आपके पास इसकी वैल्यू पहुंच रही है। ये तो हमने रियल में एनालिसिस किया। लेकिन सर यहाँ पर तो जेड ही ऑलरेडी टू वेरिएबल प्रॉब्लम है, फिर एफ जेड की बात करोगे तो दिस इज ऑल्सो द यू प्लस आई भी हम लिखते हैं इसको, ठीक है ना। और यू इट सेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v is also the function of x and y। तो इनको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट बात होती है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। सो हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फंक्शन, कैसे कैसे करते हैं। इसके लिए हमें दो प्लेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि फोर वेरिएबल प्रॉब्लम हो गई है तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हमने इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि जेड को तो जेड प्लेन में हमने बना दिया, जिसको हम आर्गेन प्लेन भी बोल रहे हैं, जेड प्लेन भी बोल रहे हैं, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। और अनदर वन इज दिस वन, हमने बोला कि ये हमारा डब्ल्यू का प्लेन है, दैट मीन्स अ फंक्शन का प्लेन है डब्ल्यू प्लेन, दिस इज आवर डब्ल्यू प्लेन। व्हाट हैपन विद दिस थिंग, अब हम देखने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ देन, ओके, दिस इज द रियल एक्सिस और दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, imaginary axis. This is similarly final is a real axis। आपके पास z था, z इज इक्वल टू हमने कहा x प्लस आई वाई। अगर हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर रहे हैं दैट मीन्स x तो आपके सारे इधर आएंगे और y आपके यहाँ इस साइड जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली हमारे पास w क्या था, w वाज था एफ जेड के बराबर और उसकी वैल्यू क्या थी u प्लस आई वी। दैट मीन्स सारे u रियल्स वाले इधर आएंगे और v वैल्यूज आपकी इधर जाएंगी। तो बहुत सारा एनालिसिस हमें क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं लिमिट की। तो चलिए, हमने कहा कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है जेड नॉट, दिस इज द पॉइंट, जिसको मैंने कहा दिस इज द पॉइंट जेड नॉट। अब इस जेड नॉट के पास पहुंचने के कितने तरीके हैं ये हमें मालूम होना जरूरी है। सो रियल में तो क्या था, सिर्फ दो ही तरीके थे, आप लेफ्ट से जा सकते थे या राइट से जा सकते थे। ओके, जिसको हम लेफ्ट से गए तो हमने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट से गए तो हमने बोला राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। बट व्हाट अबाउट दिस वन, तो दो तरीके तो हैं ही, हम इस पॉइंट के पास हम लेफ्ट से चले जाएं या फिर इस पॉइंट के पास हम राइट से चले जाएं, ठीक है। सो अब नोटिस कीजिए, आप लेफ्ट से चले गए, राइट से चले गए, क्या सर इसके अलावा भी है, बिल्कुल है भाई, ये वाला तरीका भी है हमारे पास, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। यानी कि सर इस तरीके से देखा जाए इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है हमारे पास इस पॉइंट के पास पहुंचने के, ठीक है। सो अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने कैसे अपना एक छोटे से डिस्क की फॉर्म में रखा, वो मैं आपको बताता हूँ आपको। सिमिलरली हमने कहा कि सर यहाँ पर एफ जेड आएगी, इसकी वैल्यूज आएंगी, हमने कहा कि ठीक है, जो वैल्यूज आएंगी हमने कहा कि वो एल वैल्यूज आएगी एफ जेड की, लास्ट में उसकी लिमिट है हम जो बोल रहे हैं। सो दैट मीन्स एफ जेड, मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर एफ जेड इस तरीके से यहाँ इसके पास पहुंचेगा, जैसे जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे इस पॉइंट के पास। तो इन बातों को हमने कैसे फॉर्म दिया, इसका मतलब क्या था, हमने चारों तरफ से जा सकते थे, हमने कहा z माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन जीरो। सर आपने ग्रेटर देन जीरो क्यों लगाया, वो भी मैं बताता हूं अभी आपको, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्क के बारे में भी हम जान चुके हैं, हम क्या नाम है सर्किल के बारे में भी जान चुके हैं, ओपन क्लोज डिस्क, ये सब चीजें हम जान चुके हैं। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, नोटिस कीजिए। इसको अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ, इसका मतलब है एक तो हुआ जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ओके, लेकिन इससे क्या इम्प्लाइज होता है, इसका मतलब कभी भी जेड इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है ना भाई। अगर जीरो हो जाएगा तो दोनों में रिलेशन खराब हो जाएगा ना, दिस इनइक्वालिटी विल फेल्स, विच शुड नॉट बी। इसलिए इसने इसका मतलब सिंपली ये था कि दिस इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट। नाउ देन कम टू दिस साइड, अनदर साइड। अनदर साइड क्या है हमारे पास, जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन डेल्टा एंड, इसकी बात करते हैं। तो इसको हमने क्या कहा, इसका मतलब हुआ सिंपली कि हमारे पास सेंटर पॉइंट तो है जेड नॉट और डेल्टा रेडियस है, दैट मीन्स दिस रेडियस इज अ डेल्टा, हमने कहा कि दिस इज अ डेल्टा। और डेल्टा डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट आ सकते थे और अंदर वाले भी, स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है ना, सो दैट मीन्स यहाँ तक के पॉइंट बिल्कुल एंड टच नहीं करेंगे हम इसका, बिल्कुल ठीक है। ऑल दीज पॉइंट्स इसके पास आ रहे हैं।
सो जैसे जैसे आप किसी भी वे से इस पॉइंट के पास पहुंचते हो, किसी भी वे से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से, आपके पास फंक्शन को भी समझिएगा। हम इसको फिर फॉर्म दे देंगे डेफिनेशन की, एक फॉर्मल डेफिनेशन की। हमने क्या कहा, एफ जेड माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है ना। एफ जेड माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि बाय द सेम वे, भाई ये भी मॉडुलस लगा हुआ है, इसका मतलब एल सेंटर पे रखते हुए, हमने रखा ना अभी, एल इज एट द सेंटर, और एप्सिलॉन यानी कि दिस इज आवर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन रेडियस का हमने एक सर्किल कंस्ट्रक्ट किया, उसमें सारी फंक्शन की वैल्यूज लाइक करनी चाहिए, दिस इज द वे, ठीक है। सो चलिए इसी बातों को, इसी कंसेप्ट को मैं आप लोगों को फॉर्मल डेफिनेशन में लिख के दिखाता हूँ। व्हाट वाज द वे, व्हाट वाज द वे। सो लिखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट, लिखिएगा। limit of a complex valued function, of a complex valued function, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, उसे हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। तो लिखिएगा फॉर्मल डेफिनेशन, ए फंक्शन, a function w is equal to fz tends to L, tends to L as the complex आपको complex variable z, that means as z tends to z naught, that means आपका फंक्शन कहां पहुंच जाएगा, द फंक्शन विल बी टेंस टू एल एज जेड टेंस टू जेड नॉट, ठीक है। अलोंग एनी पाथ, हमारे पास तो यहाँ बहुत सारे वे थे ना जाने के, अलोंग एनी पाथ, इसको पाथ कहें या वेज कहें, कोई सा भी आप रास्ता चूज कर लें, एनी वेज, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ each positive number, if for a given या each for each positive integer, positive real number, positive real number epsilon, there exists a delta. Okay, this is also the positive number. They are epsilon is very small, जैसा आप सोच सकते हैं वैसा आप इसको बना सकते हैं, जितना छोटा चूज कर लीजिए, that is up to you. Okay, there exists a delta greater than 0 such that fz minus L का मॉड्यूलस less than epsilon whenever z minus z naught का मॉड्यूलस less than delta and this side greater than 0. ओके, दैट शुड होल्ड। तो हम बोलते हैं कि हमारे फंक्शन एफ जेड जो है एल पे पहुंच गया है, और लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं और सिंबॉलिकली भी राइट, और हम क्या कहते हैं इसको, लिमिट z टेंस टू z नॉट एफ जेड इज इक्वल टू एल, वी राइट दिस, ठीक है, इन दिस वे वी राइट, इसको वी राइट कर लीजिए, वी राइट लिमिट z टेंस टू z एफ जेड इज इक्वल टू एल। सो इसका मतलब आप समझ गए ना, इसका मतलब क्या है, हमारे पास देखो दो ही प्लेन थे, एक प्लेन था हमारे पास w प्लेन और एक था हमारे पास जेड प्लेन। ये सेंटर मैंने जेड नॉट ले लिया, इसके बाद मुझे क्या करना है, डेल्टा रेडियस का एक सर्किल मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। ओके, जैसे जैसे आप किसी भी वे से इस पॉइंट के पास पहुंचोगे, वट एवर इज द वे यू आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है, आपके पास यहाँ कोई पॉइंट एल है,
आपका सारी फंक्शंस की वैल्यू जो है एप्सिलॉन हम कहेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन है, दैट मीन्स रिकंस्ट्रक्ट हो गया। एफ जेड की जो वैल्यूज हैं, जो भी आप पुट करोगे यहाँ से, जैसे इसके पास पहुंच रहा है, दैट विल रीच टू दिस प्लेस, ठीक है, दिस विल रीच टू दिस प्लेस। सो दैट इज अ थिंग, मीनिंग ऑफ दिस थिंग्स जो हमने लिखा है वहाँ यहाँ पर, एफ जेड माइनस एल का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन, और जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो। तो सिंपली मतलब ये समझ के चलिएगा भाई, इन दोनों बातों का मतलब ये होता है। तो हमें ये तो मतलब पता लग गया सर। अब आपने ये भी बता दिया है हमें, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, इसका मतलब क्या है, जेड माइनस जेड नॉट का मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है जेड इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट, ठीक है। मीन्स ये जरूरी नहीं है कि उस पॉइंट जेड नॉट पे आपका फंक्शन एफ जेड डिफाइंड भी हो, नो मैटर, दैट मीन्स दिस कैन बी द पंचर डिस्क। ये क्या हो सकती है, ये आपका जरूरी नहीं कि ये पॉइंट यहाँ पर हो, इसको आप हटा भी सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट मैंडेटरी कि ये पॉइंट इसके अंदर हो। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके हम, कि जो हमें पता होने चाहिए एटलीस्ट, कि भाई क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। सो कम टू दिस वन एंड राइट डाउन सम की पॉइंट्स। की पॉइंट्स जो कि एज ए स्टेटमेंट कहीं मिल जाए तो एटलीस्ट हम उसको अप्लाई कर सकें। फर्स्ट, द फंक्शन नीड नॉट बी डिफाइंड एट जेड नॉट। द फंक्शन w is equal to fz need not be defined at point z नॉट। जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड हो, यही बात हमारी रियल में भी होती थी और यहाँ पर भी होती है। भाई यहाँ पर पंचर डिस्क होती थी, वहां एक इस पॉइंट को हटाते हुए एक ओपन एंटर हुआ करता था। तो यहाँ भी क्या है, ओपन डिस्क ही है आपके पास, ओपन पंचर डिस्क है, ठीक है। देखा है ना आपने कि जैसे कि एक हम स्कूटर का टायर ले लें और बीच में क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, वही वाली बात है कि वो होल को आप मान लीजिए कि वो पॉइंट हमारा जेड नॉट पॉइंट है, ठीक है। सो नाउ देन ओके, तो मेजर पॉइंट इसका यही था हमारे पास। और बहुत सारी अल्टर डेफिनेशंस भी होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस को हम इसको कैसे टैकल करते हैं इस बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए, कि हमने बात की है कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हैं, उनको हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। सो दैट मीन्स मैं चलता हूँ आपके पास कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। पहला क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले बहुत आसान एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, आपको प्रोसेस पता लग जाएगा, तो फिर आप फर्दर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, चेक कीजिए लिमिट z टेंस टू 0 x स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फर्स्ट हमें एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, दिस वन, और पूछा क्या है कि चेक कीजिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। आप समझिएगा पहले चीजों का मतलब, दिस कैन बी रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू लिमिट, टू वेरिएबल प्रॉब्लम थी ना, दैट मीन्स x is tending to 0 and y is tending to 0, x square y अपॉन x square प्लस y square। ये आपका स्टेप फर्स्ट है, मीन्स आपका क्या हुआ, स्टेप फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू, चेंज होल द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ x एंड y, ठीक है, ठीक है, बाय पुटिंग z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, पुटिंग z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, है ना, और कन्वर्ट होल द फंक्शन इनटू द फॉर्म ऑफ x एंड y ओनली। तो हमारे पास z यहीं पर था, ये तो ऑलरेडी हमें x और y के फॉर्म में ही दिया हुआ था, हमने x की भी टेंडिंग टू 0 कर दिया, y भी टेंडिंग टू 0 कर दिया, बिकॉज इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन ये क्या होता है, दिस पॉइंट इज द x एंड y दैट इज इक्वल टू द z। ओके, z का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और ऑल्सो z इज इक्वल टू x y, ठीक है, यानी कि x डिस्टेंस आपने यहाँ ट्रेवल की और y डिस्टेंस आपने यहाँ पर ट्रेवल की, दिस इज द पॉइंट z, ठीक है। सो चलिए, स्टेप फर्स्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अगर हम बात करेंगे इनफाइनाइट पाथ की,
तो भाई सबसे पहले तो इन दोनों पाथों को देखना होता है मुझे। मैं कहूंगा कि ठीक है, आई विल पुट x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द x एंड देन जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। यानी कि जैसे कि आप साइमल्टेनियस लिमिट में करते हो, बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पे करना है। दैट मीन्स फर्स्ट मैं कहूंगा आपको पाथ फर्स्ट के अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ। सो मैं दैट मीन्स पाथ फर्स्ट मैंने कहा मुझे पुट करना है लिमिट y टेंडिंग टू जीरो कर दिया, और दैट मीन्स आई एम गोइंग टू पुट जीरो स्क्वायर इंटू वाई अपॉन, मैं बिल्कुल मैनुअल आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ और इतना सब करने की जरूरत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस इज इक्वल टू अ जीरो ऑटोमेटिकली। तो y की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी y की लिमिट यूज करने की, उससे पहले ही ये जीरो हो गया। ठीक है, अब आप इसमें कुछ भी लगाते हैं, लिमिट y टेंड्स टू जीरो, देयर इज नो मीनिंग, दैट इज अगेन इक्वल टू जीरो। सो पाथ वाज फर्स्ट के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू आ गई है जीरो। ठीक है, नाउ देन पाथ सेकंड, मैं अगर पाथ सेकंड की बात करता हूं, so that means what I have to do, and now I will take limit x tends to 0 and I will put y is equal to 0 in this case. So that means x square into 0 upon x square plus 0. What happened? This is again equal to 0, a limit x tending to 0 and 0 which is again equal to 0. यानी कि आप रियल एक्सिस से जा रहे हैं या इमेजिनरी एक्सिस से जा रहे हैं, नो मैटर, आप दोनों पॉइंटों से तो इसकी वैल्यू जीरो जीरो आ रही है। ठीक है ना, यानी कि जैसे कि आप रियल में कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, यहाँ कहते हैं आप रियल एक्सिस से या इमेजिनरी एक्सिस की, अलोंग रियल एक्सिस और अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, तो आपके पास वैल्यू जीरो आ गई। अब हमें देखना है अबाउट द पाथ। आप नोटिस कीजिए जो भी पॉइंट हो मेरा, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं कहता हूँ यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, आप कितने भी वे से इसके पास गए एग्जैक्टली, तो दीज ऑल आर द स्ट्रेट लाइंस, नथिंग एल्स। सो आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी है। आप जानते हैं क्या, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम ऑफ x माइनस एक्स नॉट। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मुझे ये पॉइंट कहाँ से मिले? ये पॉइंट्स मिलेंगे आपको जेड नॉट से। जेड कहाँ पे टेंड होता है? जेड टेंड्स टू जेड नॉट, और जेड नॉट की वैल्यू आपको क्या गिवन है? जीरो। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट टेंडिंग टू जीरो कॉमा जीरो, दिस implies x नॉट इज also tending to zero and y is also tending to zero, y not is also tending to zero. Put these values here, so this will give you y is equal to mx. Simply मुझे क्या मिल गया? y is equal to mx. Put down this value everywhere and take the limit x tends to 0. So that means along the straight lines, what you have to do, just take limit y की वैल्यू को पुट कर रहे हो ना, that means y is equal to mx and x is tending to 0. You have to use in the function. So that will become what? Limit x is tending to 0, y की वैल्यू को हमने पुट किया, this is become x square into mx upon x square plus y की जगह हमने रखा तो what is this? m square and x square. So आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि क्या ये m का फंक्शन बचा है या जीरो ही आ गई आपके पास वैल्यू। वही वैल्यू आ गई जो हमारी आपकी अलोंग रियल एक्सेस और अलोंग इमेजिनरी एक्सेस आई थी। बस ये चेक करना है इतना। अगर सेम आई तो आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट है, अगर नहीं आई तो हम बोलेंगे कि नो, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। सो व्हाट हैपन, दिस विल बिकम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ये एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, दैट मीन्स वी आर गेटिंग एम एक्स अपॉन 1 प्लस m square and after using the limit we are getting 0. इसका मतलब हुआ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट 0। इसका मतलब आपके पास जो लिमिट है एग्जिस्ट है ऑफ द गिवन फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब हमें क्या पता लग गया? दैट वाज द सिंपल प्रोसेस टू इवैल्यूएट एनी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अगर हमें मैनुअली निकालना पड़े तो भाई क्या हमेशा मैनुअली निकालना पड़ेगा? नहीं, कुछ हम फंक्शंस को जानते होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, जेड में हो तब भी कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यूअस तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट हुई ना। सो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी हमारे पास। सो जब हम इसका कंसेप्ट जान चुके हैं, एक एग्जांपल मैं और दिखा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारे पास वेरिएबल में था ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में था ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की फॉर्म में था।
शुरू से ही दिखाई दे रहा था कि ये टू वेरिएबल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, वहां भी हम ऐसे ही करते हैं और यहाँ पर भी कोई चीज नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। तो भाई एक और मैंने एग्जांपल ले लिया। ये एग्जांपल क्या कहता है मेरे पास, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, इसमें दिया हुआ है लिमिट z टेंस टू 0 और z अपॉन मॉड z दिया हुआ है। बताइए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। आई हैव टू बी चेक आउट दिस वन। तो सबसे पहले मैंने स्टेप क्या कहा आपको कि सबसे पहले मुझे z की फॉर्म को बाय पुटिंग द वैल्यू, मैं जानता हूँ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मैंने मान लिया अपनी तरफ से। दैट मीन्स मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई, ठीक है ना। सो और z टेंडिंग टू जीरो मीन्स क्या हो गया आपके पास, दैट मीन्स x इज टेंडिंग टू जीरो एंड ऑल्सो y इज टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब हो गया ये हमारे पास। सो ये इम्प्लाइज कर गया हमें इस चीज को और इसकी वैल्यूज हमने निकाल ली। तो स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल डू, you will find out the limit x is tending to 0, y is also tending to 0. What is the value of z, the value of z is x plus iy अपॉन मॉडल्स की वैल्यू क्या हुई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो नाउ देन व्हाट यू हैव टू डू, पहला स्टेप किसी एक को पुट कीजिए और दूसरे के लिए अलोंग द रियल एक्सिस निकाल लीजिए, अलोंग द वाई एक्सिस निकाल लीजिए। सो व्हाट दिस विल गिव यू, लिमिट y टेंड्स टू 0 और मैंने क्या पुट किया, दिस इज x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिंपली 1। क्या वैल्यू मिल गई भाई मुझे, वैल्यू मिल गई 1। ओके ना। नाउ देन अभी अगर सेकंड टाइप करते हैं हम सेकंड तरीके से, यानी कि एंड अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, y की वैल्यू को पुट कर रहा हूँ यहाँ पर 0। दैट मीन्स व्हाट हैपन, 0 प्लस आई वाई अपॉन रूट ऑफ y square that is equal to a limit, oh this was x tending to 0 and that is a y tending to 0, ulta ho gaya, no problem। y is tending to 0 and then what happened, I y upon y, this is cancelled with this one but the value is I, यानी कि along the real axis or along the imaginary axis limits are not equal, they are not equal। This implies that limit does not exist, not exist। तो सिंपल सा क्या हो गया, हमें हमें आगे अलोंग स्ट्रेट लाइन करने की आवश्यकता ही नहीं है, यहीं पर ही हमारे पास फेल हो गई। जहां भी फेल हो जाए सिंपली हम बोल सकते हैं कि बस भी यही बात थी इसके अंदर। क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछ सकता है, आपको एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि जनरली जो फेमस एग्जांपल है आपसे पूछ लेगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, फंक्शन दिया क्या होगा आपको, रियल ऑफ जेड। चेक कीजिए दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट, चेक कीजिए दिस इज डिफरेंशिएबल नॉट, चेक कीजिए लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अब जरा सही, यहाँ तो लिमिट के लिए बात कर रहे हैं, हमने पूछ भी लिया कि जेड टेंस टू 0 है। सो ऐसे क्वेश्चंस को बस ऐसे ही भी टैकल कर सकते हो और सिंपली उनकी नेचर देख सकते हो। आपने देखा ये भी आपके पास क्या था, जेड अपॉन मॉड जेड फंक्शन, लेकिन इससे पिछले वाला भी आपके पास एक्स एक्स स्क्वायर वाई और समथिंग करके फंक्शन था। सो मीन्स इन फंक्शन पे हमें दिक्कत नहीं आती है, हम इनको इजिली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिमिट के तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसका की पॉइंट भी जान लिया। क्यों ना अब हम कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी उसी से आता है, बट कंटिन्यूटी में भी तो हमें लिमिट की ही जरूरत पड़ती है, इसलिए लिमिट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले क्वेश्चन आए ना आए लेकिन प्रोसेस तो हमें आना ही जरूरी है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कंटिन्यूटी को। चलिए बात करते हैं अब कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी क्या होती है और कैसे इसको हमें टैकल करना होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की भी डेफिनेशन लिख लीजिए आप, ठीक है, लिखिएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन, ध्यान रखिएगा मैं एफ जेड की बात ही कर रहा हूँ, सब एफ जेड के लिए ही है, एवरीथिंग इज हियर फॉर द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड। लिखिएगा, a function is said to be continuous at a point z naught, a function f
z is said to be continuous at the point z naught, और साथ साथ दिया मैंने belongs in the domain of the function f, जो भी मेरा फंक्शन है उसके डोमेन, इट मींस फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट, मींस आप लिख सकते हैं इसको, means function should define at that point, function should defined at that point, इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ मेरा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, लेकिन लिमिट में हमें ऐसी आवश्यकता नहीं थी ना, जरूरी नहीं था कि वो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो, बट यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट द पॉइंट at a z naught if and only if and only if लिमिट एग्जिस्ट हो, इस पे लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ, यानी कि अलोंग एनी पाथ इसकी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, व्हेन z इज टेंडिंग टू z नॉट, एफ जेड नॉट की जो वैल्यूज आएगी वही इक्वल होनी चाहिए उसकी। ठीक है, सो दैट मीन्स जैसे जैसे हम इसके पास पहुंचेंगे एफ जेड की जो वैल्यू आई वो एक पर्टिकुलर नंबर आना चाहिए अलोंग एनी वे। ओके, दिस इज द थिंग एग्जिस्ट and is equal to and is equal to the function values at the point, to the function values at the point z naught, so that means इसका मतलब क्या हुआ, that is f z naught, और सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं limit z is tending to z naught, f of z is equal to f of z naught, that is a formal definition। हाँ, और हमारे पास वही एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन भी होती है, उसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें निकालने में यूज करना है तो निकालने में हम इसी डेफिनेशन का ही यूज करते हैं, हमें लेफ्ट राइट डेफिनेशन भी यही निकालनी होती है। सो दैट मीन्स इसी कंसेप्ट को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, की पॉइंट्स क्या है। ठीक है, जैसे कि पिछली बार आपने देखा ना हमारे पास क्या, हमें जेड प्लेन की हमने जब बात की थी, हमने कहा था कि वो पॉइंट ना हो जेड नॉट इसके अंदर, लेकिन अब वो पॉइंट चाहिएगा आपको। ठीक है, दिस इज द डेल्टा, और इसी के रिस्पेक्ट में हमने क्या कहा, डब्ल्यू प्लेन बनाया, हमने कहा कि आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है, ये है एप्सिलॉन, और इस एप्सिलॉन रेडिकल सर्कल बनाया आप। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, यानी कि अगर मैं इसको फॉर्मल डेफिनेशन में कहूँ कि फॉर ए epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that, what is the such that, fz minus fz naught का modulus less than epsilon whenever z minus z naught का modulus less than delta। देखो अब लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी इसमें से खत्म हो गई है, यहाँ कुछ भी नहीं रहा, जबकि हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन में था ऐसा। ठीक है, so this may be the your epsilon delta definition। ठीक है, this is your epsilon delta definition। तो बिल्कुल भी वरी नहीं होना है, दोनों सब चीजें एक ही होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट यहाँ आते हैं आपके की पॉइंट का। भाई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें हेल्प जो मेजर करता है वो हमारा की पॉइंट करता है। सो की पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं, लिखिएगा की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। फर्स्ट की पॉइंट लिखिएगा, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at all isolated points of the domain। The function is continuous at all isolated point of domain।
ये डोमेन की प्रॉपर्टी है, सो दैट मीन्स हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो हम कंटिन्यूटी जो डोमेन के पॉइंट्स हैं उन पे हम बात करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ क्या कहा गया है कि जितने भी आइसोलेटेड पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट पे वी हैव अज्यूम दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इजीली। सो एक और चीज, की पॉइंट्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो किस चीज को किस पे मैप करता है ये भी लिख लीजिए आप। Continuous function map compact set to the compact set. Continuous function maps compact set to compact set. Compact set सिंपली वही मान के चलिएगा क्लोज एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे ही मैप कर रहा है। थर्ड पॉइंट आप लेके चलिएगा, आपके पास continuous function map connected set to the connected set, continuous function map connected set, connected set to the connected set। तो ये पॉइंट भी हमारे पास होता था। सो फर्स्ट पॉइंट, continuous function is continuous at all also isolated points of the domain। सेकेंड, कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट मैप मैप कर रहा है, कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे मैप कर रहा है। ओके, नाउ देन जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होते हैं, हमारे पॉलिनॉमियल फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाती हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एक और लिख लीजिए इसके अंदर, फोर्थ पॉइंट, इफ fz इज फंक्शन इन द क्लोज रीजन, ठीक है, यदि मेरा फंक्शन fz जो है वो कंटिन्यूअस है, continuous in closed region। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस था क्लोज रीजन में तो पक्की बात हो जाएगी, देन इट मस्ट बी बाउंडेड, ये पक्का बाउंडेड भी है, देन इट इज बाउंडेड। और फंक्शन के बाउंडेड का होने का मतलब क्या है, एफ जेड का मॉडुलस लेस देन सम वैल्यूज, कोई भी हो सकती है मॉडुलस उसका, ठीक है, दिस इज लेस देन सम वैल्यू। सो फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन द डोमेन ऑफ एफ, जो भी हो मेरे पास वैल्यू। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। सो ये छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको लिखवा दी गई हैं। एग्जाम्पल्स में मैं आपको कह सकता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमेशा याद रखने चाहिए, तो उसको भी एज ए की पॉइंट लिख लीजिए आपके पास। फिफ्थ फंक्शन भी लिख लीजिए, आपके पास जो क्या है, द फंक्शन, कौन से फंक्शन, e टू द पावर जेड, साइन जेड, कॉस जेड, ठीक है, ऑल आर कंटिन्यूअस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और पॉलिनॉमियल फंक्शन भी कह सकता हूँ मैं, पी जेड, all are continuous in their respective domain, all are continuous in their domain, in their domain। जो भी इनका डोमेन है उस डोमेन के रिस्पेक्ट में ये सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। सो इसका क्या फायदा हुआ, अगर हमें कभी भी ऐसा कोई कुछ मिल जाए तो हमें उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई हमें ये देखना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसा एग्जाम्पल हो सकता है, हमारे से कैसा पूछ सकता है। हाउएवर रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बचते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। यस, मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 0। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, द फर्स्ट बहुत ही ट्रिवियल ऑप्शन दे दिए, e टू द पावर z, बी दे दिया हमें साइन z, सी दे दिया हमें cos z, और डी दे दिया हमें 1/z। सो ऑब्वियस है ना, अभी मैंने बताया इनके डोमेन में 0 आता है, इसके डोमेन में भी, इसके डोमेन में, यानी कि इनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम किसको आई, इसको, द करेक्ट आंसर इज द डी आंसर। सो ऐसा तो कम से कम नहीं छूटना चाहिए, ये इतना ट्रिवियल है कि पूछिए मत, इससे ज्यादा कुछ ट्रिवियल नहीं हो सकता है।
सो ओके, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन 2, what is this? The function e to the power z is, the function e to the power z is, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? फर्स्ट, कंटिन्यूअस। बी, क्या दिया हुआ है? डिसकंटिन्यूअस। सी, बॉन्डेड। एंड डी, नन ऑफ दीज। देखो ये फंक्शन जो है आपका बॉन्डेड नहीं होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा बात, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दिस फंक्शन इज नॉट द बॉन्डेड फंक्शन। ओके, सो क्या होता है, लेकिन कंटिन्यूस के बारे में हम बात कर चुके हैं, डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है इसके पास, ये फंक्शन बॉन्डेड भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली ये भी नहीं रहा। सो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाउएवर ये है कि भाई सेट के बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, बॉन्डेड है, अनबॉन्डेड है। सो दैट मीन्स हम जब भी ऐसे फंक्शन की बॉन्डेडनेस की बात करते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू बी राइट x प्लस आई वाई। ठीक है, e की पावर x निकालिएगा, e की पावर आई वाई, बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है, देन वी कैन कंक्लूड। यूलर फाइव फंक्शन का यूज़ कीजिएगा, तब क्या वैल्यूज आती हैं बॉन्डेडनेस पे। सो दिस ऑल आर थिंग्स, बट अभी हमें उनको यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना था कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के कंसेप्ट में हमने सीखा है लिमिट को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, क्या उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, और ज्योमेट्रिकली वो कैसे दिखाई देता है। ओके, इन द सिमिलर फैशन हमने कंटिन्यूटी के बारे में बात की है कि भाई कंटिन्यूटी हमारी डोमेन की प्रॉपर्टी है, और डोमेन पे हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए फंक्शन उसके, जबकि हमारे पास लिमिट में और आपके कंटिन्यूटी वाले पार्ट में हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि वहाँ जरूरी नहीं कि फंक्शन आपका डिफाइन हो एट दैट पॉइंट, बट यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन डिफाइन होना जरूरी है। ये सारी बातें थी यहाँ पर आज। ओके, तो ये तो थे बेसिक, ये भी पता लग गया कि रियल के अंदर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी मतलब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की, पॉइंट की, यहाँ लेकिन बात करते हैं हम ओपन डिस्क की और पंचर्ड डिस्क की। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप जो है सब लोग, क्योंकि वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पे हैं, सो आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, सो दैट मैक्सिमम लोग विल बी बेनिफिटेड। ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।